नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीटेट एग्जाम के लिए कोई स्टडी मटेरियल सबसे महत्वपूर्ण है, वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले आपको हम यह बताते हैं इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो आपका सीटेट का एग्जाम होता है दोस्तों, वह कॉन्सेप्चुअल बेस पे होता है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तर्क आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस बच्चे की सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता तीव्र होती है, वो बच्चा इसमें अच्छा स्कोर लाता है। इसलिए आप क्वेश्चन को सिर्फ रटने का प्रयास ना करिए, हम क्वेश्चन को रट ले पास हो जाएं। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज के समझने का प्रयास करिए, कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। क्योंकि सीटेट एग्जाम में यही देखने को मिलता है कि आपके पास 4 ऑप्शन मिलते हैं। आपको लगेगा 4 के चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं क्या, 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं क्या, अब दोनों में से कौन हम लगाएं, चारों में से कौन हम सही करें। वहां पे आपको यह समझना पड़ेगा इन चारों ऑप्शन में से, इन दोनों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन आपका सबसे ज्यादा सही है, वही आपका राइट आंसर होगा। इसलिए क्वेश्चन को रटने का प्रयास आप न करिए। आपको दोस्तों इस चैनल पर 2011 से अब तक आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, जितने भी सीटेट के एग्जाम हुए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को उपलब्ध कराया जा रहा है। आपको जिस भी सन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप उस सन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका 20 अगस्त को, जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था 20 अगस्त 2023 में, जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था, इसी दिन क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। इसमें हम सब पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 के अंतर्गत हम सब सीडीपी को, ईवीएस को, हिंदी को कवर कर चुके हैं। आज हम सब मैथ के जो आपके 30 क्वेश्चन हैं उसको हम सब कवर करेंगे। इसके बाद पेपर 1 खत्म होगा, फिर हम पेपर 2 की शुरुआत करेंगे। उसमें भी जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको हम सब कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर भी शेयर करिए। आज के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है, जहाँ पे आपको सभी कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे। यही चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से मैथ के क्वेश्चन शुरू होते हैं। मैथ की अगर हम सब बात करें तो मैथ में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन आपके आते हैं पेडागोजी से, 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके विषय वस्तु कंटेंट से। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। किसकी बात कर रहे हैं? गणित की प्रकृति की बात कर रहे हैं। पहला कुछ कथन है, पहले कथन को समझते हैं। यह बच्चों को सृजनात्मक बनाने में सहायता करता है। सेकंड ऑप्शन है, यह बच्चों की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है। थर्ड है कथन, यह निगमनात्मक विवेचन तर्क पर आधारित है। या फिर लास्ट कथन जो है, यह हमेशा अभिसारी होता है। देखिए, अभिसारी जो होता है, एक होता है अभिसारी, एक होता है अपसारी। यह महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बारे में आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे अभिसारी की बात करें तो अभिसारी जो बहुविकल्पी प्रश्न होता है वह अभिसारी होता है। जो निबंधात्मक प्रश्न होता है वो आपका अपसारी होता है। जैसे अभी आपसे हम एक क्वेश्चन पूछे, बताइए भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है क्या है। अब आपका तुरंत जवाब आएगा, भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वह क्या है? मोर होगा। आप 10 बच्चों से सवाल करेंगे, 10 बच्चे क्या जवाब देंगे? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, 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 यही कहेंगे। लेकिन अगर हम ऐसा क्वेश्चन पूछें, अब आप मोर की विशेषता बताइए, क्या 10 बच्चों का सेम जवाब रहेगा? नहीं रहेगा। यही आपका अपसारी क्वेश्चन होता है। अपसारी आपका पॉजिटिव पॉइंट होता है, अभिसारी आपका नेगेटिव पॉइंट होता है। तो इसमें अभिसारी कहा गया, अपसारी तो आपका सही होगा नहीं अभिसारी, तो डी ऑप्शन नहीं सही होगा। ऑप्शन है जो पहले, अगर पहले की बात करें, पहला ऑप्शन इसमें सही है, सेकंड भी ऑप्शन सही है, थर्ड भी ऑप्शन सही है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन इसमें गलत है। तो आइए, इसमें जो एबीसी किसमें फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आइए हम सब अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है। इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। कह रहे हैं एक अध्यापिका है और बच्चों को सिखाने के लिए तमाम गतिविधियां करती हैं, तमाम गतिविधियों के जरिए बच्चों की सिखा रही है। आपको ऐसी गतिविधि को चॉइस करना है जो उसके लिए सहायक नहीं है। पहला ऑप्शन है, वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में स्वतंत्रता परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है। क्या यह पॉजिटिव है दोस्तों?
आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि आप पे हर समय उसी बच्चों की बड़ाई नहीं करना चाहिए जो बच्चा अच्छा हो, जो बच्चे को अच्छा आता हो। आपको सभी बच्चों को एक साथ लेके पढ़ाना है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका गलत होगा, लेकिन और भी ऑप्शन हम देखते हैं इसमें कौन ऑप्शन सही हो सकता है। वो बच्चों को भारतीय गणितज्ञों और उनके योगदान का वीडियो दिखाती है, ये भी सही है दोस्तों। वह कक्षा में गणितीय पहेलियों, जादुई वर्ग पहेली करने के लिए देती है, यह भी सही है। उन्हें अपनी कक्षा में एक गणितीय कोना बनाया है जहां विद्यार्थी विभिन्न गणितीय गतिविधियां कर सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन आपके पॉजिटिव हैं। फर्स्ट ऑप्शन गलत होगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें निगेटिव पूछा गया है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। अब इसमें जो कथन सही नहीं है उसको आपको बताना है। पहला कथन है, एक मिनट दोस्तों, पहला जो कथन है, कह रहे हैं विद्यार्थियों की त्रुटि उनके सोचने की प्रक्रिया, चिंतन के बारे में जानकारी देती है। अब देखिए जो गलत हो वही आपको बताना है। तो सेकंड ऑप्शन जो है, गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं। दोस्तों त्रुटियों के जरिए बच्चा सीखता है, यह अधिगम का हिस्सा होती हैं, यह सही है और यह भी सही है। थर्ड ऑप्शन चलते हैं, गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती है, यह भी सही है। विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए। क्या आपको ऐसा कहना चाहिए जो बच्चों की गलतियां हों आप उसे अनदेखा कर दें? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि त्रुटियां केवल इशारा कहने को प्रेरणाहीन करेगा। तो ऑप्शन फोर्थ ही आपका गलत होगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में गलत ही पूछा गया था। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। आकलन के बारे में आपको बताना है। आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आकलन की बात करें, पहला ऑप्शन है, मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी होता है। आकलन की विशेषता बता रहे हैं। आकलन से मानक संदर्भित कर सकते हैं, आकलन नैदानिक परीक्षण कर सकते हैं, उपचारात्मक शिक्षण कर सकते हैं। आकलन से ऐसा किया जा सकता है? आप कहेंगे जरूर किया जा सकता है, तो नहीं पूछा गया है। तो नहीं, जो गलत हो उसको आपको बताना है। सेकंड ऑप्शन है, मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों की अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन करना है। थर्ड है, मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। फोर्थ है, मानक संदर्भित आकलन हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ा है। दोस्तों इसमें गलत क्या है? गलत जो आकलन के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है, यही सही नहीं है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन ही इसमें सही नहीं और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है, ये आपका गलत है। बाकी आपके सभी ऑप्शन सही हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। आकलन मतलब होता है ना, जब हम किसी बच्चे का आकलन करते हैं, बच्चा कितना जान रहा है, कितना आ रहा है, यही सब तो आकलन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, गणितीय अधिगम सामग्री है। पहला ऑप्शन कथन है, सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है। सेकंड है, स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है। थर्ड है, निर्देशन देने में शिक्षकों की मदद करती है। लास्ट है, कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। सही विकल्प चुनिए। पहला ऑप्शन है ए और डी सही है। सेकंड ऑप्शन है ए और बी सही है। थर्ड ऑप्शन है बी और डी सही है। लास्ट ऑप्शन है बी और सी सही है। गणित अधिगम जो सामग्री होती है वो क्या होती है? ऑप्शन इसमें कहेंगे बी और डी सही है। यह थर्ड कह रहे थे निर्देश देने में शिक्षक, आप निर्देश नहीं देंगे बच्चों को, सूत्रों को नहीं। इसमें आपका जो बी और डी किसमें सही है? बी और डी आपका थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यूनिपी 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं खाली जगह होंगी, चाहे सरल है, मजबूत है, हतोत्साहित है, कम है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, मजबूत होगी। दोस्तों ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं मजबूत होगी, ऑप्शन इसमें सेकंड इज राइट आंसर। अभी तो दोस्तों हम सब पेडोलॉजी को कवर करें, अभी हम सब कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं, तो फिर वहां पे हम सब सॉल्व करेंगे हर एक क्वेश्चन को। अधिक कम, लंबा छोटा, दूर मापी, छोटा बड़ा आदि अवधारणाएं। पहला ऑप्शन है तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द हैं। सेकंड ऑप्शन है विलोम शब्द और
विलोम शब्द हैं जो गणित सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। थर्ड है सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा विशेषण है। फोर्थ है दोस्तों महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणाएं हैं। इसमें जो बात करे थे लंबा छोटा दूर समीप छोटा बड़ा इन्हीं सब की बात करें तो जो कि करेक्ट आंसर इसमें यही हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणाएं हैं। ऑप्शन इसमें फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 की बात करते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य ना मानकर उनका काफी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। देखिए राष्ट्रीय पाठचर्या के बारे में बहुत ही बढ़िया ये एनसीएफ है दोस्तों। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सब पेडागोजी में पूछा जाता है, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही पेडागोजी में, हर पेडागोजी में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? पहला ऑप्शन है गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन उनके गणित के प्रति प्रचलित भय के कारण होता है। सेकंड है गणित अपनी प्रकृति के द्वारा ही पुरुष प्रधान विषय है। या फिर थर्ड है समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन गतिविधियों का उपयोग करते हैं और इसीलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। देखिए यहाँ पे समाज की बात किया गया है, मतलब समाज में ऐसा प्रचलन बना है दोस्तों कि बच्चों को जो लड़के होते हैं उनका मैथ मजबूत होता है, जो लड़कियां होती हैं मैथ में कमजोर होती हैं, लड़कियों को मैथ नहीं लेना चाहिए, उनको गृह विज्ञान सीखना चाहिए और बच्चों को मैथ सीखना चाहिए। ये समाज के द्वारा एक बनाया गया प्रचलन है, यह कोई साइंटिफिक तो है नहीं दोस्तों, प्रमाणित तो है नहीं कि ऐसा है कि लड़कियां मैथ में कमजोर होती हैं, ऐसा प्रमाणित तो है नहीं कहीं। इसलिए यह समाज के द्वारा बनाया गया एक लिंग रूढ़वादिता है। ऑप्शन इसमें थर्ड ही सही होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। कच्ची शोध ये दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय पढ़ते हैं वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? देखिए गणित को लेकर ऐसी एक मेंटलिटी बनी है कि हर विषय से कठिन होता है गणित। इसमें से कुछ पहलू दिए गए हैं, कौन से पहलू इस भय को बढ़ाता है? ऑप्शन है जो फर्स्ट ऑप्शन है गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार। सेकंड ऑप्शन है गणित में दिए गए प्रश्न उनके उत्तर होने की व्यापकता। थर्ड ऑप्शन है गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए कई अलग अलग प्रणालियों की व्यापकता। लास्ट है गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है यही आपका सही हो जाएगा, गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति दोस्तों, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है? ऑप्शन है पहला आर्यभट्ट, सेकंड ऑप्शन है भास्कर, थर्ड ऑप्शन है रामानुज, लास्ट ऑप्शन है महावीर। देखिए इस क्वेश्चन में जो एग्जामिनर ने आंसर दिया था ए दिया था, ए का मतलब जो होता है उसको हम बता दे रहे हैं, क्योंकि जो आयोग आंसर माना है हम आपको वही बताएंगे, अपने मन से इसमें आंसर हम आपको नहीं बताएंगे। एक मतलब होता है पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है, इसमें आर्यभट्ट और भास्कर को आप मान सकते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। करें एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपए प्रति किग्रा बेच रहा है, किलो बेच रहा है। सोनू ने 3 से 50 ग्राम, जो 60 रुपए केजी है या क्या आपका पालक है, और कितना लिया हुआ 3 से 50 ग्राम लिया, 3 से 50 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से 21 कितना दोस्तों 21 रुपए 6 प्लस 6 6 प्लस 6 6 12 6 18 प्लस 3 रुपए लिए। क्या क्या लिए दोस्तों? वह 6 रुपए लिया, पहले 6 लिया, फिर 6 लिया, फिर 6, फिर 3 रुपए लिया। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? ऐसा कौशल का प्रयोग किया गया, इस कौशल का तात्पर्य क्या है उसको बताना है। पहला ऑप्शन है यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है। क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि यह कौशल जो है गणितीय कौशल में अस्पष्ट है? अब सेकंड है यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है। अब
इसके बाद कह रहे हैं कि ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। ऑप्शन है पहला ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है केवल ए सही है, थर्ड ऑप्शन है बी सही है, लास्ट ऑप्शन है इसमें केवल सी सही है। इसमें जो सही ऑप्शन है दोस्तों, इसमें केवल आपका सी सही है। ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायता करते हैं। ऐसा ये वैकल्पिक तरीका दोस्तों, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जिसे पहले आदमी ना छोटा बच्चा हाथ से गिनता था 1 2 3 4 5 6 ऐसे, यह एक वैकल्पिक तरीका है, इसे आप वैकल्पिक तरीके के जरिए देख सकते हैं। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं? दोस्तों जाहिर सी बात है, जो बच्चा होता है वह ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, वह दोस्तों नन्हा वैज्ञानिक होता है। आपके पियाजे महोदय ने तो यही बताया था, पियाजे यही कहते हैं कि जो बच्चा होता है वह छोटा वैज्ञानिक होता है। पहला है कक्षा का सर्वोत्तम छात्रा पहाड़ों को ऊंचे स्वर में पढ़ रहे हैं और बाकी को विद्यार्थी उसके पीछे पीछे दोहरा रहे हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि निर्माण स्वयं कर रहे हैं। क्या इससे स्वयं का निर्माण होगा? आप कहेंगे इससे कैसे निर्माण होगा, हम पढ़ रहे हैं वही दोहरा रहा है। बच्चे एक साथ पहाड़ों का कविता का पाठ कर रहे हैं, यह भी तो नहीं होगा। थर्ड है बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणी में व्यवस्थित गीटियां दी गई हैं, वे इनके प्रयोग करके गुणन का पैटर्न खोज रहे हैं। यह दोस्तों सही है। इस पैटर्न से दोस्तों वह नया निर्माण करेगा। लास्ट है शिक्षकों ने श्यामपट्ट के अधूरे पहाड़े लिखे और बच्चे उन पहाड़ों को श्यामपट्ट पर लिखकर पूरा किया। ये अभी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन इसमें जो थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच में तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? ऑप्शन है विभाजन भाग विधि का उपयोग करना है, लघुत्तम समापवर्तक विधि का उपयोग करना है, भिन्न डिस्क का उपयोग करना है, कैलकुलेटरों का उपयोग करना। ऐसे सवालों को हल करने के लिए आप सब कौन सा उपयोग करके ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं? आप कहेंगे इसमें जो कि करेक्ट आंसर होगा भिन्न डिस्क का प्रयोग करना ऑप्शन, क्योंकि यह दोस्तों एक भिन्न है, इसको हम कैसे भिन्न डिस्क के जरिए से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले, क्या दोस्तों कह रहा है रोल प्ले एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट होता है, विधि का उपयोग करती है। उसका उद्देश्य है बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को बहिर्वेशन, थर्ड है बच्चों का मनोरंजन, लास्ट है अनुशासन बनाए रखना। देखिए अनुशासन तो आप बनाए नहीं रख सकते, रोल प्ले के जरिए आप अनुशासन में बच्चों को नहीं रख सकते हैं। बच्चों का मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, व्यस्त रखने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। पहले जो जो नहीं हो रहा उसे आप काट दीजिए, यह तो नहीं होगा, यह नहीं होगा, बचा क्या बच्चों का बहिर्वेशन। ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड इज राइट आंसर। देखिए आप कहेंगे विचारों का बहिर्वेशन, बहिर्वेशन आप नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आप प्रोजेक्टिंग आइडियाज मतलब प्रोजेक्ट की आइडिया लगाना, तो यही आपका सेकंड इज राइट आंसर। और एक चीज़ और आप करिएगा, जब भी सीटेट का एग्जाम देते समय अगर कोई शब्द आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप उसको तुरंत हिंदी में इंग्लिश में देख लीजिएगा। ऐसा ना समझिए हमको इंग्लिश नहीं आ रहा है तो हम इंग्लिश में कैसे देखिए। देखिए यहीं पे आइडियाज का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, प्रोजेक्ट का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, फिर आप इसे समझ सकते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थी में उपकरणा के कौशल का प्रदर्शन करता है? ऑप्शन है पहला विद्यार्थी संख्या 6 की पहचान 5+1 जोड़ने के रूप में करता है। सेकंड है विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदु डॉट्स को गिने या बताने में सक्षम है कि यह 4 है। थर्ड है विद्यार्थी संख्या 4 की पहचान 5+1 5 में से 1 निकालने के लिए करता है। लास्ट है विद्यार्थी संख्या 5 की पहचान 4 के परावर्ती के रूप में करता है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सही होगा सेकंड सही है। विद्यार्थी एक पासा उछालता है बिना बिंदु को डॉट्स के गिने या बताने में सक्षम है कि यह 4 है। ऑप्शन इसमें सेकंड इज राइट आंसर। अब हम सब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ से दोस्तों आपके जो कंटेंट है उससे क्वेश्चन शुरू होते हैं। अगर हम सब बात करें तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कह रहे हैं कि प्रियदर्शनी ने, देखिए इसमें कह रहे हैं 4.8 kg बादाम, यहाँ पर
2500 ग्राम है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे केजी में लिखा गया है, यहाँ पे ग्राम है। किशमिश और 3.5 केजी काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? देखिए सबसे पहले आपको समझना है 3 दर्जन। 3 दर्जन बराबर कितना होता है? 3 दर्जन बराबर आपका होता है, अगर हम सब बात करें, एक दर्जन 12, एक दर्जन में 12 होते हैं तो 12 तिहाई 36, मतलब टोटल 3 दर्जन बराबर 36 हो गया। अब जो संख्या इन सबको जोड़ेंगे, जो संख्या आएगी उसमें से 36 से भाग दे देंगे, जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप देखिए 4.8 है, 4.8, अब देखिए यहाँ पे 25 से है, 2500 ग्राम है। अगर आप इसे कीजिए केजी में बनाएंगे तो आप कहेंगे 2.5 केजी। हम केजी में ही करके जोड़ रहे हैं, जोड़ ले रहे हैं केजी, ये भी आपका केजी हो गया। इसके बाद 3.5 केजी है। 3.5 केजी की बात करें तो अगर हम अब इसे आप जोड़ लीजिए, 5 5 10, 10 8 18 हो गया। इसके बाद 4 2 6, 6 3 9, 9 1 10, आप कहेंगे 10.8। अगर इसे हम भाग देंगे, 36 से भाग देना है तो हमको ग्राम में कन्वर्ट कर दें। 10.8 केजी को अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आप कहेंगे 10,008 से। अब 10,008 से की अगर हम सब बात करें तो इसे हम 36 से भाग देंगे। अब 36 से आप जब भाग इसे देंगे तो कितना आएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इसमें 300 ग्राम, एक पैकेट में कितना होगा? प्रत्येक पैकेट के बाहर कितना होगा? 300 ग्राम होगा। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि इस वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना होगा? अब देखिए इसमें एक वर्ग करें, एक वर्ग यह है, एक वर्ग की भुजा कितना है? करें 5 सेंटीमीटर है। इस वर्ग की भुजा को दोगुनी कर दी, मतलब 5 को अगर हम दोगुना कर दे रहे हैं तो नया क्षेत्रफल क्या होगा? नया क्षेत्रफल आप कहेंगे, इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गुना बढ़ जाएगा दोस्तों। अगर 5 सेंटीमीटर तो वह 520 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें 4 इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रियामी आकृतियां हैं? देखिए 2D और 3D से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, इसको आप जरूर पढ़िएगा। त्रियामी आकृतियां हैं, घन घनाभ अर्धवृत्त शंकु। आप कहेंगे शंकु में आपके त्रियामी आकृतियां हैं, इस पर सेकंड ऑप्शन है। अगर सेकंड ऑप्शन कहेंगे, सेकंड ऑप्शन में अगर हम सब बात करें घन घनाभ वृत्त शंकु, थर्ड ऑप्शन है घन घनाभ वृत्त त्रिभुजा, घन घनाभ गोला बेलन। इस त्रियामी आकृतियां दोस्तों, त्रिव्यामी आकृतियां किसमें हैं? ऑप्शन इसमें 4 सही हो जाएगा, घन घनाभ गोला बेलन में त्रिव्यामी आकृतियां हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपए है। उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे के सिक्के हैं। उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की जरूरत है? क्या क्या है दोस्तों? उसके पास जिसका मूल्य 10, साबुन किसके, साबुन का दाम क्या है? साबुन का दाम दोस्तों 10 रुपए है। और उसे क्या खरीदना है? उसके पास एक 5 रुपए, उसके पास 5 का एक सिक्का, कितना हो गया? 5 का एक सिक्का हो गया। इसके बाद कह रहे हैं कि 2 रुपए का एक सिक्का, 5 2 7 हो गया। इसके बाद और दोस्तों 50 पैसे के सिक्के हैं। देखिए इसमें जो, देखिए दोस्तों एक मिनट, देखिए यहाँ पे लैंग्वेज समझने का प्रयास करिए। लैंग्वेज में आपको घुमा देता है, इस पर हम चला दिए थे, समझ नहीं पाए। देखिए यहाँ पे कह रहे 2 1 रुपए के सिक्के हैं। कहने का तात्पर्य है, एक इसे काटते हैं, यहाँ बताते हैं, 5 रुपए का एक सिक्का प्लस उसके पास क्या है? 2 1 रुपए के सिक्के हैं, मतलब 1 प्लस 1, 1 रुपए के 2 सिक्के हैं। इसके बाद कह रहा है कि 5 50 पैसे के सिक्के हैं। देखिए लैंग्वेज देखिए कैसे, 5 जो सिक्का है क्या है? यह 50 पैसे का सिक्का है, 50 पैसे का। अगर 5 50 से पैसे का है तो ये कितना हो जाएगा? 2.5 रुपए हो जाएगा। और यहाँ पे 5 2 7 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 रुपए के 2 सिक्के थे ना, 5 2 7, 7 2 9। और यहाँ पे 50 पैसा है, ये हमारे पास कितना हो गया? 9.5 हो गया। कम कितना पड़ रहा है 10 रुपए में? 50 पैसा। 50 पैसा सेकंड इज राइट आंसर। इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। लैंग्वेज देखिए कैसे घुमा फिरा के इसमें पूछा गया। लैंग्वेज अगर आप नहीं समझेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है, बढ़ते हुए क्रम को भिन्न के समूह का चयन कीजिए। अब देखिए
इसमें 1/4 है, 1/3 है, 1/2 है। अगर इसकी हम सब बात करें, इसे एक बॉक्स है, एक गोला है, इसे हम 4 भागों में काट रहे हैं। इसमें बढ़ते हुए क्रम का चयन करना है। तो बढ़ते हुए क्रम आपको बताना है। देखिए, एक में 4 भाग कर दिए, एक में हम 3 भाग कर दिए। मान लीजिए यहाँ पे 3 भाग कर दिए और हम एक में 2 भाग कर दिए। अब इसमें कौन सबसे बड़ा होगा? आप कहेंगे यह सबसे बड़ा होगा, इसके बाद यह सबसे इससे छोटा होगा, उसके बाद यह उससे छोटा होगा। हमको लिखना कैसे है? बढ़ते हुए क्रम में। मतलब सबसे पहले सबसे छोटा लिखा जाएगा, फिर 1 नंबर पे इसको लिखा जाएगा, 2 नंबर पे इसको, 3 नंबर पे इसको लिखा जाएगा। तो 1/4, 1/3 फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसमें 50 में। अगले क्वेश्चन चलते हैं। इसमें लुप्त संख्या आपको बताना है 51 में। नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है? लुप्त संख्या की अगर हम सब बात करें तो 1, 6, 15, 45, 66, 91। अगर इसमें हम सब बात करें तो एक श्रृंखला बन रही है, उस श्रृंखला को आप समझने का प्रयास करिए। देखिए इसमें कौन सी श्रृंखला बन रही है। ऑप्शन इसमें जो दिया गया है, ऑप्शन की अगर हम सब बात करें, ऑप्शन है 36 से 28 है, 32 से 25 है। आप कहेंगे देखिए इसमें अंतर क्या हो रहा है? 1 हो रहा है, अच्छा 1 6 में कितना अंतर हो रहा है? 5 का हो रहा है। फिर 6 के बाद कितना है? 15 है। आप कहेंगे इसके बाद 9 हो रहा है। फिर 15 में, 15 के बाद क्या, मान लो कोई यक्ष समझ रहे हैं, इसके बाद अगली संख्या क्या हो रहा है? 45 हो रहा है। अब 45 हो रहा है, अब देखिए इस श्रृंखला तो यहाँ पे 4 का अंतर जा रहा है, लेकिन इसके बाद हम 45 और जो 66 है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 45 है और 66, 45 और 66 में कितना अंतर है? 45 और 66 में अगर देखेंगे आप 21 का अंतर जा रहा था। कितना जा रहा है? 21 का अंतर जा रहा है। देखिए यहाँ पे 21 अंतर हो गया। इसके बाद जो 66 के बाद 91 है, अब 66 और 91 में कितना अंतर जा रहा है? यहाँ पे 25 जा रहा है ना, इसका अंतर 25 है। आप कहेंगे इसमें 4 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे भी 4 का, मतलब 4 4 प्लस किया जा रहा है। 5 4 9, 9 4 13, मतलब अगली संख्या में हमको क्या लिखना पड़ेगा? 13। अब 13 किस में आएगा? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह 2। आप 13 में, यहाँ 15 में आप 13 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 15 है और 13 है। अब 13 जोड़े 5 3 8 2, 28 आ गया। तब में 4 4 प्लस किया जा रहा है, 5 4 9, 9 4 13। इसके बाद 13 में 4 17, फिर यहाँ कितना? 17 हो जाएगा। 17 फिर 17 में फिर 4 जोड़ा गया, 21 हो गया। 21 में फिर 4 जोड़ा गया, 25 हो गया। इस प्रकार से यह श्रृंखला बनी हुई है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हम रिमूव कर देते हैं थोड़ा सा। करें निम्नलिखित तालिका को पढ़िए। रक्त समूह है ए बी ओ ए बी। विद्यार्थियों की संख्या 9 6 12 3 30। सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह का अनुपात आपको बताना है। देखिए सबसे अधिक क्या है? ओ है, जिसमें 12 है, और सबसे कम क्या है? 3 है। हमको सबसे अधिक और सबसे कम, आप कहेंगे 12 और 3। अब 12 और 3 अगर हम सब इसे काटेंगे तो कितना आएगा? कहेंगे 3 चौक 12 और 3 1 कितने? 4:1 होगा। तो ऑप्शन इसमें जो 4:1 किसमें? थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है। थर्ड, सेकंड ऑप्शन है यह, यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो तो वह एक वर्ग बन जाती है। थर्ड है, यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह एक वर्ग बन जाती है। लास्ट है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाएगी। इसमें जो गलत है, गलत आपको बताना है, तो गलत इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही दोस्तों, यह सही नहीं है। यदि एक पतंग के सभी कोण बराबर हो तो आयत बन जाएगी। क्या दोस्तों सभी कोण बराबर रहेंगे तो आयत बन जाएगी? नहीं दोस्तों, पतंग की बात करें ना, पतंग के सम्मुख कैसे सभी कोण कैसे बराबर हो सकते हैं और आयत कैसे बनेगी? पतंग तो हर समय डिजाइन ऐसे होता है ना, ऐसे होता है। ये ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, गलत है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमने 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकते हैं? किसके बाद 36 दोस्तों? 8 है, 4 है, 5 है, 6 है।
इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप कहेंगे 5 दोस्तों। 36 समवर्गों को अलग अलग कैसे, कितने प्रकार से बना सकते हैं। अगर इसे आपको हम सॉल्व करके अगर बताएं तो अगर हम सब इसे वर्ग की बात करें, जैसे कितना है टोटल इसमें संख्याएं कितना है 36 है। अगर 36 को हम सब डिवाइड कर रहे हैं, देखिए अगर हम 36 सर्वसम वर्ग है, अगर हम 36 को ऐसे ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कितना आएगा 36 हो जाएगा। इसके बाद और इसे हम किस तरीके से बना सकते हैं, आप कहेंगे आप चूंकि 36 है आप ऐसे ऐसे बना सकते हैं, ऐसे ऐसे ऊपर 9 कर दीजिए नीचे 9 कर दीजिए ना, सॉरी ऊपर 18 नीचे 18, 18 18 36 आप ऐसे भी बना सकते हैं। फिर आप ऐसे ऐसे भी बना सकते हैं ना, एक मिनट, ऐसे ऐसे बना सकते हैं, फिर नहीं आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। आप इस टोटल 5 प्रकार से इसे बना सकते हैं 36 को। जैसे अगर हम यहाँ पे 3, देखिए यहाँ पे 3 और 12, 12 3 36 हो गया। फिर इसको अगर हम सब बात करें 4 और 9, 9 चौक 36 हो जाएगा। इसके बाद अगला देखें तो 6 6 का भी बना सकते हैं, 6 6 36, मतलब टोटल 5 प्रकार से इसे हम बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, रूबीना ने कार से, देखिए 16:50 बता रहे हैं बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय दोस्तों कितना लिया गया समय, तो अगर इसे हम जोड़ दें, आप टोटल इसके अंतर निकाल दीजिए, वही आपका समय मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 16 है, 16.50 है, और इसका आप अंतर निकाल दीजिए, माइनस आप 21.15 है, इसका आप अंतर निकाल दीजिए, जो ही होगा वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना घंटे कितना मिनट आ रहा है, इसे आप सॉल्व करिए, नहीं तो हम ही आपको बता दे रहे हैं इसमें कितना समय लगेगा। आप इसको ऐसे भी सॉल्व करिए, जैसे यहाँ पे 16 है, आप यहाँ 10 मिनट कम हो रहा है 17 में, आप इसे 17 समझ लीजिए, और यहाँ पे 21 है, आप कहेंगे 17, 1 मिनट, हाँ यहाँ पे 21 है, आप कहेंगे 17 में हम कितना जोड़े 21 हो जाएगा, 17 3 20 1 21, मतलब 4 घंटा, 4 घंटा हो गया। क्योंकि 15 यहाँ है और आपका 10 यहाँ था, तो आप कहेंगे 25, 4 घंटा 25 मिनट। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो इसमें 4 25 कहाँ पे है, हाँ ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं 100 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए कह रहे हैं कोई भी आप पूर्ण संख्या लेके देख सकते हैं, उसमें कोई भी संख्या आप जोड़ेंगे फिर उसमें से उसी संख्या को घटा देंगे, तो प्राप्त योगफल क्या होगा। इसमें जो अगर इसे हम देखिए, आप यक्स मान पहले हम आपको सॉल्व कर रहे हैं, 100 में हम मान लीजिए यक्स जोड़ दे रहे हैं, तो 100 प्लस 100 माइनस यक्स, इसे कितना आएगा आप कहेंगे, यहाँ पे हम सॉल्व करके बता रहे हैं आपको, 100 प्लस यक्स यक्स प्लस, नहीं यहाँ माइनस होगा ना, ये माइनस हो गया, माइनस यक्स। अब देखिए यक्स से यक्स कट गया, बचा कितना 200, 200 है 200 हो गया, 200 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप नहीं तो आप जीरो जीरो जोड़ दीजिए ना, सबसे अच्छा है। 100 में आप जीरो जोड़िए, फिर 100 में जीरो माइनस कर दीजिए, कितना आता है 2 ही सौ तो आएगा। 100 में आप प्लस जीरो कर दीजिए, 100 में आप 100 में आप माइनस जीरो कर दीजिए, देखिए क्या आता है जीरो ही तो आएगा, वो 200 ही आएगा, 200 आपका राइट आंसर, 200 फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पे 100 लाख बताना है, 100 लाख को निम्नलिखित रूप में जाना जाता है। देखिए 100 लाख की अगर हम सब बात करें तो यह 1 बिलियन होगा, 10 करोड़ होगा, 1 करोड़ होगा, 100 मिलियन होगा। इसमें जो करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा, ये तो 100 लाख मतलब ये होगा 1 करोड़ होगा, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। हम सब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में आपको बताना है। एक क्रम होता है आपका आरोही, एक क्रम होता है आपका अवरोही। आरोही का मतलब क्या होता है, आरोही का मतलब होता है सबसे पहले हम सब छोटे लिखेंगे, फिर उससे बड़े, उससे बड़े, उससे मतलब बढ़ते हुए क्रम में। और अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, इसमें सबसे बड़ा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, इस प्रकार से आपको लिखना है।
आप कहेंगे जैसे 10.5, 10.5 सब में है, मतलब सब आपका सही हो सकता है। इसके बाद 1.50, 1.50, 1.50। अब आपके पास दो ऑप्शन बचा, क्योंकि ये दोनों संख्याएं छोटी हैं, दो ऑप्शन ये आपका नहीं हो सकता, 2 और 3। अब आपके पास चौथा और पहला बचा है। थर्ड पे चलते हैं, 1.055। हमको चूंकि अब यह लाइन में नहीं चेक करना है, इस लाइन में नहीं चेक करना है, हमको सिर्फ दो लाइन में चेक करना है। 1.055, 1.05। आप कहेंगे यहाँ पे 055 है, यहाँ पे 05 है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। पूरा मिलाने की जरूरत नहीं, वैसे आंसर आपका हो गया। हम सब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 36 से 30 का एक गुणनखंड नहीं है। देखिए, आप इसे भाग देखिए वैसे भी देख सकते हैं। देखिए, अगर हम जब बात 11 से भाग करें, अब ये छोटी संख्या आप चेक कर सकते हैं, बड़ी संख्या के लिए हम आपको बताएंगे। कहीं 11 का नाम 11, सुन 11 3 33, कितना हो जाए 3 बचा, 30 में 3 जोड़ देंगे, 33 11 3 11 से हो गया। 3 का विभाज्यता की नियम आपको पता होगा, सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए और उसे अगर जो आता है अगर वो 3 से कट जाता है तो आपका 3 से विभाजित है। 6 3 9, 9 3 12, 12 आया। 12 किससे कट जाएगा, 12 आपका कट जाएगा दोस्तों, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12। फिर 5 आया। अब 5 का नियम आपको पता होगा, जिस संख्या में 0 लास्ट में हो, 5 हो, वह संख्या 5 से विभाजित होगी। यह 5 से 9 का विभाज्यता की नियम, संख्याओं को आपस में जोड़िए, काटिए, देखें 6 3 9, 9 3 12। अब 12 क्या 9 से कट रहा है, आप कहेंगे 9 से नहीं कटेगा, यही आपका फोर्थ इज करेक्ट आंसर। आज के हम सब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसमें कहा जा रहा है कि 5 - 5 + 5 - 5 + 5 - 5, ये विषम संख्या पदों का योगफल क्या है। विषम संख्या के पदों का योगफल आपको बताना है। देखिए, इसमें अगर हम सब बात करें तो विषम संख्याओं का 2 संख्याएं रहेंगी सम होगा, 3 संख्याएं रहेंगी तो विषम होगा। देखिए, बहुत थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। देखिए, विषम संख्याओं का पदों का योग आपको बताना है, विषम संख्याओं का नहीं बताना है। विषम संख्याओं पदों का योगफल क्या होगा, क्योंकि हमारे पास अगर हम 3 संख्याओं को आपस में लेंगे तभी तो यह विषम होगी। तो अगर हम सब 3 संख्या ले रहे हैं, विषम पद बन रहा है, आप इन तीनों संख्याओं में देखेंगे एक प्लस है, एक माइनस है, एक माइनस है, एक प्लस है। तो प्लस माइनस 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 प्लस से प्लस एक 5 कट गया, बचा क्या आपका एक ही 5 तो बचा। आप कहेंगे इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, सिर्फ 5 बचेगा, क्योंकि माइनस और प्लस से तो एक 5 हट जा रहा है, बचा +5 ऑप्शन। इसमें आप चाहे तो हम आपको पहले बताया, सेकंड में भी चेक कर सकते हैं, 5 प्लस फिर 5, 5 + 5 - 5, इसमें भी आपका 5 ही आएगा। तो ऑप्शन इसमें फोर्थ इज करेक्ट आंसर। आज हम सब दोस्तों 30 क्वेश्चन कवर किए जो कि आपके मैथ से संबंधित थे। यह क्वेश्चन आपका 20 अगस्त का जो आपका एग्जाम हुआ था, सीटेट का एग्जाम 20 अगस्त 2023 में, उसी दिन यह क्वेश्चन पेपर आया था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, फिर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।